गुड मॉर्निंग। हम लोगों के पास चैप्टर चल रहे थे, उन चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण चैप्टर पढ़ रहे थे। इस भौगोलिक वर्गीकरण के चैप्टर में आज हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा मरुस्थल का चैप्टर। पहले इस भौगोलिक वर्गीकरण में हमने पढ़ा क्या था, ये चीज हमने कल पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें। भौगोलिक वर्गीकरण इस चैप्टर की बात कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज मैं बेसिक से कुछ ये लिख लेता हूँ पहले, और बाद में इसमें मरुस्थल जो पोर्शन है उसको अलग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसको कैसे लिखेंगे, लिखने से पहले आप लोग ये तब देखें कुछ चीजें। अगर हमारे पास ये राजस्थान का मैप है इस तरह से छोटा सा, और अगर हम इसको इस फॉर्मेट में बना के ले जाएं तो ये राजस्थान का मैप सामने आता है। इस मैप में इस बीच के पोर्शन में इस तरह से एक अरावली है, ये पूरा पोर्शन अरावली का है हमारे पास। देन इसके बाद इधर पड़ोस में देखेंगे तो इतना सा इस पोर्शन को हम हाड़ौती पठार के रूप में जानेंगे। यह हाड़ौती पठार है या दक्षिण पूर्वी पठार भी इसको लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्वी पठार दोनों शब्द लिखे जा सकते हैं। ये जो लिखा हम लोगों ने अरावली है, अरावली। जैसे इधर जाओगे बाद में पड़ोस में तो ये आपका मरुस्थल है, थार मरुस्थल जिसको कह रहे हैं हम लोग, मरुस्थल। और एक अगर हमारे पास देखोगे तो ये पूरा पूरा पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान, ये पूरा पूर्वी मैदान है। अब अगर इस पूर्वी मैदान की बात करोगे तो इसके दो चीजें देखने को मिलेगी। कुल क्षेत्रफल यानी राजस्थान जो है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, फिर राजस्थान की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना यहां पर है, ये प्रश्न है। सेम चीज आपके पास इधर हाड़ौती में जाएंगे ये भी यहीं पे मिलेगा कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी इसमें क्षेत्रफल कितना है और जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल और जनसंख्या। सेम स्थिति इस अरावली में भी बनेगी कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, यानी एक तो आपको इसको कुल क्षेत्रफल देखना है और फिर इसके आपके कुल जनसंख्या की बात करनी है, यहां पर जनसंख्या कितनी है। और सेम इस मरुस्थल के पोर्शन में भी कि आपका क्षेत्रफल कुल कितना है इसका राजस्थान का और इसकी जनसंख्या कितनी है। ये एक नया जो है यहां से एक सीधा सा आपको आना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें आप इस मरुस्थल का, तो मरुस्थल का जो क्षेत्रफल देखने को मिलता है आपको, वो मिलेगा आपको 61.11%, और जनसंख्या लगभग कितनी देखने को मिलती है, वो 40% जनसंख्या है। वो 39 से कुछ है, लेकिन लगभग इसको लिखते हैं तब इसको 40% लिख लिया जाता है, लगभग 40%। अरावली क्षेत्रफल की अगर बात करोगे तो कुल जनसंख्या की जब बात करते हैं तो जनसंख्या में यहां पर लिखा जाता है 10%। क्षेत्रफल की जब बात करते हो तो 9 एग्जैक्ट लिखा जाता है, क्या इसको 9.03 भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको 9% लिख ले काम चल जाएगा, 9%। पूर्वी मैदान की बात करोगे यहां कितना है, तो पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल 23.03%, 23.03%। और यहां जनसंख्या बात करोगे, यहां जनसंख्या मिलेगी कितनी, 39%, 39%। हाड़ौती पठार के क्षेत्रफल की बात करोगे, ये होगा आपका 6.86%। और बताओ यहाँ पे जनसंख्या कितनी बच जानी चाहिए, किसी को उत्तर आए तो दिखा दो। यहां जनसंख्या मिलेगी कितनी, 11%। ये बेसिक सा भौगोलिक वर्गीकरण है जो आपको यहाँ पे आना चाहिए, बहुत स्थिति क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद देखिए हम लोग, यही मैं एक लाइन लिख लेता हूं कि निर्माण क्रम, निर्माण क्रम, निर्माण क्रम का मतलब यह है
ये जो राजस्थान के 4 भौगोलिक खंड है, इन 4 भौगोलिक खंड में सबसे पहले कौन बना और सबसे लास्ट में कौन बना, निर्माण का क्रम। सबसे पहले इसमें किसका निर्माण हुआ है और सबसे अंत में किसका निर्माण हुआ है। अगर इस क्रम को देखने जाओगे तो सबसे पहले जो निर्माण मिलेगा वो किसका मिलेगा आपको, अरावली का। सेकेंड कंडीशन में किसको मिलेगी, हाड़ौती पठार को। थर्ड नंबर किसका मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहां थर्ड मैदान में किसको मिलोगी, पूर्वी मैदान का। और लास्ट में किसका निर्माण हुआ है, तो मरुस्थल का। इसको याद कैसे रखोगी, जो आया है वो जाएगा, यानी अरावली आई और लास्ट में मर गई, अरावली आई और मर गई। सबसे पहले अरावली, फिर आपका हाड़ौती पठार, फिर आपका मैदान और लास्ट में मरुस्थल। मरने से पहले मैदान में लिटाना पड़ता है, तब ही उसको जलाया जा सकता, बाकी कोई विकल्प नहीं है। तो ये एक चीजें बना लेनी है, फिर मैं इसको अलग अलग पढ़ाऊंगा। पहले आपको इसको बनाना है, फिर हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। बन गया। हो गया।
हो गया, हटाओ। अब देखिए हम सिंपल सी चीजें, अब इन सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे, अब इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहले हम राजस्थान में पढ़ेंगे थार मरुस्थल के बारे में। थार मरुस्थल के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान में है तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, नहीं है, वो सारी चीजें हैं। सबसे पहले इस थार मरुस्थल को देखोगे तो इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट है, आराम से वेट करना, बाद में लिखेंगे इसको। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान, एक पार्ट तो इसका ये है, और दूसरा पार्ट इसका है अर्ध शुष्क मैदान, या इसको यूं कहते हैं बांगर प्रदेश। बांगर बांगर कोई भी शब्द आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही शब्द बांगर प्रदेश। आगे चलें तो इसके फिर से दो पार्ट हैं, पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान के इसके फिर दो पार्ट हैं। एक पार्ट इसका बालू का स्तूप युक्त मरु प्रदेश, और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त मरु प्रदेश। एक युक्त है और एक मुक्त है, इसके चार पार्ट हैं। इसके अगर चार पार्ट की बात करोगी तो एक है आपका गग्गर प्रदेश, दूसरा बात करोगे शेखावाटी या आंतरिक प्रवाह प्रदेश, शेखावाटी आंतरिक प्रवाह प्रदेश। तीसरा अगर बात करोगी तो इसका नाम आएगा नागौर उच्च भूमि, डिस्ट्रिक्ट बदल गया लेकिन अपना उससे कोई लेना देना नहीं। और चौथा पार्ट आएगा लूनी बेसिन, या फिर इसको कहोगे आप लोग गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, ये इसके पार्ट है। अब हम इसको थोड़ा सा और देखें, किसको तोड़कर देखेंगे मैप के ऊपर, अलग ले जाऊंगा आगे बाद में। ये जो पश्चिमी रेतीला शुष्क मरुस्थल है, अगर इसको 100% मान लिया जाए कि 100% पार्ट है, तो इस 100% में से बालू का स्तूप युक्त मरु प्रदेश कितना है और बालू का स्तूप मुक्त मरु प्रदेश कितना है, युक्त कितना है और मुक्त कितना है। तो कभी भी याद रखना, ये मुक्त वाला जो पार्ट है ये है आपका 41.5%, और अगर इसको देखोगे तो ये आपका कितना होना चाहिए 58.5%। लेकिन याद रखना अगर ये विकल्प में नहीं होगा तो विकल्प में क्या होगा 59.5% होगा। ये विकल्प में हो सकता है, इस बात को याद, क्योंकि जब पहली बार प्रश्न आए थे पहले ही तो यही ऑप्शन था, ये 58.5 तो था ही नहीं, ये 59.5 ही माना गया था। और ये पहली बार प्रश्न इजाद कहां हुए थे 2015 में पहली बार ये प्रश्न इजाद हुए थे, जब वीडियो मेंस सॉरी वीडियो प्रीलिम्स और पटवारी प्रीलिम्स इस तरह से पेपर हुए थे। वो पटवारी वीडियो में दोनों प्रश्न आए थे, जहां एक जगह उसने ये पूछा और दूसरी जगह उसने ये पूछा। तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, इससे एक प्रश्न ये बन सकता है। फिर अगर हम इसको मैप के ऊपर ले चले कि अब ये मैप के ऊपर हमारे कैसे काम आएगा, तो इस मैप को अगर देखें तो हम लोग जितना अब हमारे काम का पूरा मैप तो हम बनाएंगे नहीं, लेकिन हमारा जितना मैप काम का होगा उतना हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह से हमारे पास है, ये पूरा पूरा मैप है। इसको हम लोग अगर इधर इस तरह से देखें तो ये पूरी पूरी हमारे पास क्या होगी अरावली, और इसके बीच में
अगर हम यहां से एक लाइन डालना शुरू करें इस तरह से, तो एक लाइन इसके बीच में ये हो जाएगा, ये लाइन है, यानी ये इसका डिवाइडेशन हो रहा है, ये इसका डिवाइडेशन है यहां। इस पार्ट को जो नाम दिया जाता है, ये पार्ट हमारे पास पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान के लो या मरुस्थल के लो, यह है पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान या मरुस्थल। इस पार्ट को हम नाम देंगे, जो टुकड़ा होने के बाद बचा है, इसको हम कहेंगे अर्ध शुष्क मैदान या अर्ध शुष्क मरुस्थल, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता। अब ये टुकड़े होने के बाद में इसमें यहां से ऊपर एक प्रदेश बनता है इस तरह से, फिर एक ये पूरा पूरा एक तरह से यहां से प्रदेश है, एक यहां से थोड़ा सा इस तरह से एक प्रदेश आता है, और ये प्रदेश है, ये जो नंबर 1 है इसको हम कहते हैं गग्गर प्रदेश। क्या बोलते हैं? दूसरा पार्ट जो है ये आपका शेखावाटी प्रदेश के बारे में है। तीसरा जो है ये आपका नागौर उच्च भूमि है, और ये लास्ट पार्ट 4 नंबर जो है ये आपका लूनी बेसिन का हिस्सा, लूनी बेसिन। और एग्जाम हॉल में मेरे को अब ऐसा लगता है यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल को उत्तर से दक्षिण भागों में व्यवस्थित कीजिए या दक्षिण से उत्तर भाग में व्यवस्थित कीजिए। तो उस समय ये 4 नाम होंगे, उसको क्लियर करने होंगे, लोगों के कंफ्यूजन होंगे, शेखावाटी और नागर, बाकी गग्गर इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर नीचे करके बाकी सारी चीजें ये क्लियर है। अब अगर आप लोग देखोगे ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है आपकी 25 सेंटीमीटर, कितनी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और अगर यहां इधर इस लाइन को देखोगे, ये लाइन कितनी होनी चाहिए? ये पूरी लाइन मान लीजिए, यहां पूरी लाइन है, ये लाइन होगी आपकी कितनी? ये लाइन होगी आपकी 0 से 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। आप इधर आओगी, इस पोर्शन में ये वाली जो लाइन मिलेगी आपको, ये लाइन है आपकी 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और अगर इसको इधर बढ़ते जाओगे, इधर आते जाओगे, तो ये लाइन जो बन जाएगी, ये लाइन बनेगी आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा यानी समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली लाइन। ये पूरा पूरा एक कंसेप्ट है, इसके थ्योरी से प्रश्न आते हैं, वो कैसे आते हैं नहीं आते, उन सबको लिखेंगे अलग अलग तरीके से। पहले आपको केवल इतने से ज्ञान होना चाहिए, और इस ज्ञान को बनाना है, उसके बाद हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, कौन सा किधर आएगा नहीं आएगा उसके बाद। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में भी फिर से 2 टुकड़े जो हमने आगे कहा है, एक पोर्शन इसमें होगा बालू का स्तूप युक्त वाला पार्ट, और एक होता बालू का स्तूप मुक्त वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको हम भले युक्त वाला लिख सकते हैं, और बाहर वाला होगा वो क्या होगा? मुक्त वाला पार्ट। ये युक्त और मुक्त शॉर्ट लिखा है, ऊपर इसका बेनिफिट्स डायग्राम है, तो हम इसको लिखेंगे, यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे नहीं बनेंगे वो सारी चीज इसके अंदर है। तो आपको ये बनाना स्टार्ट करना थार्मोसल, पहले इसको बनाना, फिर वो नीचे वाला डायग्राम बनाना है, क्योंकि इस डायग्राम के ऊपर से प्रश्न है। बनाना व्यवस्थित है, इस बात को ध्यान रखना है ना। कम पढ़ेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन व्यवस्थित बनना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर समस्या आ जाएगी आगे जाके ढंग से नहीं बनाया तो।
थोड़ा स्पीड से बनाना है। भेजा ऊपर।
बन गया? किसका बाकी है? हो गया सबका? अब देखो यहां से कुछ चीजें हैं जिसको हम अलग ढंग से पढ़ेंगे। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि ये जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, इस अर्धशुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा कितनी है, इसकी पश्चिमी सीमा कितनी है, ये पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान है, इसकी पूर्वी सीमा कितनी है, इसकी पश्चिमी सीमा कितनी है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसको हम थ्योरेटिकल पार्ट में आगे लिखेंगे, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये इस तरह मैप है, इसको यहीं पे रखेंगे, बाकी कहानी क्लोज हो जाएगी। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब इस थार मरुस्थल को पढ़ना है हमारा। पहले इसकी थ्योरी चाहिए, उसके बाद उसके अलग अलग पार्ट चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, ये थार मरुस्थल है, इसके 4-5 की नोट से देख सकते हैं आप लोग। थार मरुस्थल सबसे पहली पार्ट किसका भाग है, किसका भाग, फिर किसका अवशेष, ये किसका भाग है, फिर ये किसका अवशेष है, फिर इसका ढलान किस तरफ है, ढाल किस तरफ है, यानी स्लोप कहां है इसका, ढलान। फिर देखोगे यहां का जो आजीविका का प्रमुख स्रोत कौन सा है, आजीविका का प्रमुख स्रोत कितना है। अब यहां पर जनसंख्या क्षेत्रफल नहीं लिखूंगा क्योंकि जनसंख्या क्षेत्रफल हमने आगे बना लिया, ठीक है। आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, फिर इसमें देखेंगे जिले कितने आते हैं, जिले। ये प्रश्न है जिसको पहले पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। ये किसका भाग है, सबसे पहली अगर बात देखोगे तो इस बात को याद रखना, ये किसका भाग है, तो ये ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है। किसका भाग है, ये अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है, इस बात को याद रखना। भाग किसका है, तो ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है, और ये सारा के सारे उत्तर पश्चिम में चला है, उत्तर पूर्व का है। अवशेष किसका है, तो अवशेष पूछते इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 33 सागर। क्या उत्तर होगा, 33 सागर। इसका ढलान किधर है, कोई बता सकता है क्या, इसके ढाल दो तरफ स्लॉप है इसके, इस बात को याद रखना। एक उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की ओर। दूसरा एक स्लोप देखोगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम। तो कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये चीज मैं भी बताऊंगा। उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें मिलेगी एक तो गग्गर नदी से, और दूसरी जानकारी मिलेगी काकनेय नदी से। किससे मिलेगी, काकनेय नदी से। और ये काकनेय नदी क्या है, ये हम आगे बात में बात करेंगे। ये किधर से जाएगा, काकनेय नदी, और ये नदियां हैं, इन नदियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे काकनेय नदी से। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, तो इसकी जानकारी हमें देगा कौन, लूनी नदी। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है यहाँ पे, तो आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, इस बात को याद रखना, इसका उत्तर क्या होगा, पशुचारण, न कि पशुपालन। शब्द क्या उत्तर करोगे, पशुचारण। थार मरुस्थल में रहने वाले लोगों का मुख्य आजीविका का स्रोत अगर कोई है तो सब क्या है, पशुचारण, पशुपालन नहीं है, इस बात को याद रखना। पशुपालन पशुचारण में बहुत फर्क है, जो आगे पढ़ाऊंगा क्या स्थिति आती है। इसमें जिले कितने हैं, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया है। जिले कितने हैं, तो इसमें पहले जिले पढ़ते थे हम लोग कितने, 12, और अब जिले कितने हैं, ये बड़ा विषय गंभीर बन चुका है। अब कहीं इसके 19 लिखे हैं और कहीं लिखे इसके 20, तो ये विडंबना है। तो इसलिए मेरे को तो नहीं लगता एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछेगा,
कि कितने इसमें आते हैं कितने इसमें नहीं आते। तो ये प्रश्न मेरे को नहीं लगता यहां से पूछा जाएगा, ये नहीं सुटेबल है, क्योंकि उसको प्रश्न पूछने के साथ एग्जामिनर को भी फंसना है तो वो नहीं फंसेगा, उसको भी लगता है अपने गलती नहीं करनी, क्योंकि बाकी लोग करते अपन गलती करेंगे तो समस्या आएगी। अगर पहले इन 12 जिलों की बात करें, ये 12 जिले थे कौन से, तो ये तो हमारे को पता होना चाहिए। 12 जिले पहले के जो 12 जिले वो हमारे को आना चाहिए। तो ये पहले 12 जिले थे कौन से? एक हमारे पास था श्रीगंगानगर, दूसरा जिला था हनुमानगढ़, तीसरा जिला था हमारे पास चूरू, देन जिला था हमारे पास झुंझुनू, देन जिला था हमारे पास सीकर, फिर नीचे उतरते हैं तो जिला था हमारे पास बीकानेर, फिर जिला था नागौर, फिर जिला था हमारे पास जैसलमेर, फिर हमारे पास जिला था जोधपुर, फिर आपका बाड़मेर, फिर आपका झालोर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ये जिले थे पहले। अब अगर जिलों की बात करो तो ऑलरेडी ये 12 तो पहले से थे। अब अगर जिले देखो तो ऊपर से एक नया जिला बना, जिले का नाम क्या था? अनूपगढ़, इसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नया एक जिला यहाँ पे डाल दो, कौन सा? फलोदी। एक जिला इसमें आ जाएगा डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। एक जिला आ जाएगा इसमें आपका कौन सा? बालोतरा। और एक जिला इसमें आ जाएगा कौन? सांचौर। और उधर एक जोधपुर तो उधर लिखा है, एक जोधपुर इधर और लिख लेता हूं, ठीक है ना, वो शहरी ग्रामीण, लेकिन वही कह रहा हूं, एक जोधपुर उधर लिखा है, एक जोधपुर इधर और लिख लेता हूं, तो जोधपुर शहरी ग्रामीण। अब कितने देखो, 1 2 3 4 5 और 6, अभी अब 6 ही हुए। अब यही समस्या है एक सबसे बड़ी नीम का थाना को लेकर। एक तो इस नीम का थाना को लेकर समस्या है ही है, नीम का थाना को लेकर समस्या है ही है, क्योंकि अरावली का जो पिक बिंदु है, लास्ट वाला जो बिंदु जिसको पढ़ते हो आप लोग, खेतड़ी सिंगाना, झुंझुनू में पढ़ते थे, वो खेतड़ी सिंगाना अब नीम के थाने में आ गए। ये विवाद का विषय, ये एक विवाद का विषय है। और एक और जिला इसमें नया जोड़ा जा रहा है, जो पाली और यहां से टूटकर बना है, इसका नाम क्या था? ब्यावर। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 12 और 8 कितने हो गए? 20, और अगर इसको नहीं जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 19। ये एक समस्या। ब्यावर में उस जिले को झाड़ रहे हैं जो पाली से टूट कर आया है, जो पाली से टूट कर आया है, जिसमें आपने एक युद्ध पढ़ा होगा हिस्से में, गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध सुना है? गिरी सुमेल जैतारण का युद्ध जो है, और वहीं पे पाली जिले में एक तहसील और थी रायपुर, वो भी इधर टूट के लाए। ये पूरा पार्ट है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता यहां से एग्जामिनर कुछ प्रश्न पूछना है, एग्जामिनर को जो प्रश्न पूछने वो अलग कंडीशन के होंगे। तो फटाफट आपको इतना सा एक बार लिख लेना है, फिर हम आगे इसके बारे में और बात करेंगे कुछ चीज। एक बार इसको लिखना फटाफट। किसका भाग है? ग्रेट पोलर आर्किटिक अफ्रीकन मसल का। मैं क्योंकि इसको लाइनों में लिखा था, लाइनें बहुत लंबी लंबी हो जाती, इसलिए मैं लाइनों में नहीं लिखा, इसको शॉर्टकट तरीके से लिखवाना चाह रहा हूं। ग्रेट पोलर आर्किटिक अवशेष किसका? 33 साल का, ढलान की दर 2 तरफ, आजीविका का प्रमुख स्रोत पशुचारण, और जिले ये हैं। और ये जो गग्गर और इधर लिखा है, हम इसको चाहें तो इसको 2 पार्ट और दे सकते हैं, या तो ये एक नाम रहेगा, या इसको हम ऑब्लिक में करके लिखना चाहें तो इसको कह सकते हैं, एक ढाल इसका सिंधु घाटी की ओर है, सिंधु घाटी, और दूसरा ये जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं कच्छ का रण, कच्छ का रण, इस तरफ इसका ढाल है।
थार वर्षुल को पूर्व से पश्चिम कितनी पेटियों में बांटा गया है? पेटी। हाँ, कभी नहीं पढ़ा, ये मेरे को पता है, क्योंकि गाइडों में नहीं है ये चीजें। तो सुना है? खादर, बांगर, मरुस्थली, राही, कहीं सुने हो कुछ? हाँ, चलो लिखो इसको एक बार, फिर आगे बात करेंगे। थोड़ा स्पीड से लिखना है फटाफट। मुझे बता, मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, तुम्हारे को, मेरे को पता है। मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कभी किसी ने पढ़ा हो कहीं? किसी को भी आता हो? ये रेफरेंस किताब का प्रश्न पूछ रहा हूं, गाइड का प्रश्न नहीं है। गाइड में थे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, गाइड में नहीं पढ़ाते भी नहीं लोग, क्योंकि पढ़ाएंगे कहां से? गाइड ही तो, गाइड तो पढ़ते हैं, रेफरेंस किताब तो पढ़ते ही नहीं कोई। मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मैं जैसा एग्जामिनर हो ना, कि मतलब राजस्थान के स्टूडेंट को फेल करने हैं, कि वो कितने ही थार मरुस्थल पढ़ के आगे प्रश्न उत्तर करवाने हैं, तो ये 3 फेवरेट प्रश्न हो सकते हैं मेरे हिसाब से, कि मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मरुस्थल को पूर्व से पश्चिम 3 पेटियों में बांटा गया, उन पेटियों के नाम क्या है, वो चीज आ सकती है, और वो फिर गाइड में ढूंढने के लिए नहीं मिलेगी। थार मरुस्थल के लिए रुक्ष शब्द का प्रयोग किसने किया था? रुक्ष, कि थार मरुस्थल को मरु न कहकर रुक्ष कहना चाहिए, किसने कहा था? मतलब गाइड से आगे पढ़े ही नहीं आप लोग। थार मरुस्थल को रुक्ष के यानी मरु न कहकर रुक्ष कहना चाहिए। और ये भी शायद मेरे हिसाब से पहली बार लाइन लिखी होगी कि यहाँ के लोग जो है उनका आजीविका का प्रमुख स्रोत पशुचारण होता है। मैं कहां से पढ़ता हूँ ऐसा? मैं किताबें पढ़ता हूँ, गाइडेड नहीं पढ़ता हूँ। गाइडेड से मेरे को जोर आता है, क्योंकि गाइडेड से मैं एक बार फेल हुआ ना, उसके बाद मेरे को अक्ल ठिकाना आ गई, गाइड फेल कराती, पास नहीं कराती। और गाइड की वजह से ही मैं सेकंड ग्रेड मास्टर की नौकरी की ज्वाइनिंग अब तक नहीं कर पाया, और अगर गाइड नहीं पढ़ता तो शायद नौकरी ज्वाइन हो चुका होता। तो उस की का भरोसा नहीं करना पड़ता मेरे को, ऊपर नीचे होना नहीं पड़ता। और लास्ट में जाते हुए मैं एक डायमंड कलेक्शन गाइड वाले का पढ़ के चला गया, जबकि मेरा पहला कंसेप्ट सही था, मैं उत्तर सही दिया, और डायमंड कलेक्शन ध्यान में आते उस प्रश्न को गलत किया, वो प्रश्न चला गया, और उसकी वजह से फिर की चेंज हुई, ऊपर नीचे हुआ, और अब वो कागज बीकानेर वाले जांच रहे हैं कि अब तुम्हारे को मास्टर बना देंगे 2-1 महीने में पक्का। हाँ, अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ हाँ, लगभग हो जाना चाहिए, नहीं अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल बीकानेर में काम चालू हो चुका है, डॉक्यूमेंट जांच चल रही है रूम नंबर 12 में, तो वो अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक तक मास्टर बना देंगे, ऐसा संभावना है। सेकंड ग्रेड, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है वहां से, बस उनको जेडी अलॉट करने हैं, संभाग भरवा के, और फिर स्कूल देनी है। लिखा क्या? और मैंने एसएसटी का ही टीचर बन रहा हूं, इसलिए मेरे पास एसएसटी का ज्ञान फूट फूट के बताओ। हो गया, हटाओ हैं? हाँ, मैं जहां पढ़ाऊंगा वहां तो आधा बच्चा तैयार कर लूंगा पक्का, मतलब उसको कंपटीशन की दुनिया का ज्ञान दे दूंगा वहां पे। लेकिन क्या वहां पे बच्चे इतने लेने वाले होते नहीं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा जो एडजस्ट हो जाता है। हाँ, भले लो नहीं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तभी आगे जाके सीखेगा कुछ तो। हटाओ क्या? ठीक है, अब देखो कुछ ये चाहिए, ये तो हमारे को पता है। अब ये जो थार मरुस्थल है, इनकी 2-3 चीजें और आपको आनी चाहिए। एक, इसकी लंबाई आनी चाहिए आपको, फिर इसकी आपको एक चौड़ाई आनी चाहिए,
और फिर इसका एक क्षेत्रफल आना चाहिए और एक इसकी आकृति आना चाहिए। इसका उत्तर पता है क्या? आकृति मैं लिख लेता हूं, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ट्राइंगल। क्षेत्रफल आप पढ़ते हो राजस्थान में, इसका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? और ये दोनों मेरे को नहीं आते, तुम बता दो। ये दोनों मेरे को नहीं आते। ये दोनों मेरे को नहीं आते हैं। कुछ आइडिया? कितनी? 200? 200 तो गलत है, चौड़ाई भी गलत है, वो भी गलत है। देखो, इसकी लंबाई की बात करोगी तो पहली कहानी याद रखना, जो आज पहली बार लिखा हूं, आप लोगों को नहीं पता होगा। उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई काउंट होती है। किधर होती है? उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर काउंट होती है, याद रखना। ये कभी तुमने नहीं पढ़ा होगा। उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई काउंट होती है, तो लंबाई, और इसकी चौड़ाई काउंट होती है पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम। अब इसमें आता कितना है, नहीं आता है, ये एक प्रश्न है। तो इसको कहीं लिखा होगा 640 किलोमीटर, या इसको कहीं लिखा होगा 644, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिखा होगा 300 किलोमीटर, या इसको कहीं लिखा होगा 360 किलोमीटर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसको लिखना, फटाफट लिख लें, फटाफट लिखें। मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ नहीं मिला आपको? इतना सिंपल सा प्रश्न था, वो भी नहीं मिला। देसी दिमाग लगाया तब भी मिल जाता। हाँ हाँ, स्थल का मतलब क्या हो गया? स्थान। मरु का मतलब रेत, साफ। और कोई? मरु का अर्थ होता है मरा हुआ, मरुस्थल, डेड लैंड, मरा हुआ, मृत स्थल। मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान रख लेना कभी आ जाए तो। मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ लिख लेता हूं यहाँ पे, तुम्हारा कोई नहीं पढ़ाता, इस बात रखना। शाब्दिक अर्थ, ठीक है, पढ़ाने वाले लोग आधे गाइडर हैं, वो गाइडर, फिर वो गाइड जैसे ही पढ़ाते हैं। इसको लिखते हैं, मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ होता है मृत खंड या मृत स्थल। मृत स्थल, और इंग्लिश में शब्द लिखा जाता है डेड लैंड। डेड लैंड, डेड लैंड, डेड लैंड को लिखा जाता है DEAD, DEADLAND, डेड लैंड। लिखा गया। अगली लाइन बोलो, एक और बोलो, क्या लाइन? अगली लाइन को लिखना है 2011 की 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार थार मरुस्थल का जनघनत्व, थार मरुस्थल का जनघनत्व कितना था? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 130, 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
थार मरुस्थल का जनघनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हो गया, ये इतना सा आज पढ़ा है। इससे आगे की चीज हम और कल पढ़ेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आए मरुस्थल के बारे में, थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ना, इसके बाद केवल अपडेट हो वो चीज आपको कवर करनी है, बाकी सारी चीज मैं एक बार में ढंग से पढ़ा दूंगा। अपडेट वाला होगा तो आपको करना है, क्योंकि भविष्य में कब अपन मिले ना मिला कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ठीक है। तो लिखो लाइन को और बंद कर दो उधर से, ठीक है। धन्यवाद।